वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस महीने की 27 तारीख से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोगों को लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि कब नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हों और वे अपनों से मिलने आ जा सकें। पिछले 2 साल से विदेशी उड़ानों का सामान्य परिचालन बंद रहने से लोग दूसरे देशों से भारत में अपने घर न तो आ पा रहे हैं, न ही विदेश में रह रहे अपने परिजनों के पास जा पा रहे हैं। अब 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वैसे ही संचालित होंगी जैसे महामारी के पहले हो रही थीं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बाद 23 मार्च 2020 से ही विदेशी उड़ानें बंद हैं। ऐसा महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदमों के तहत करना पड़ा था। पाबंदी लगने से पहले दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डों पर कोई जांच नहीं हो रही थी और कई देशों से संक्रमित लोग भारत आ गए थे। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के 37 देशों के साथ समझौते के मुताबिक एयर ट्रांसपोर्ट बबल व्यवस्था की गई थी ताकि आपात स्थितियों और मामलों में लोग आ जा सकें, पर और देशों में आना जाना मुश्किल बना हुआ था। अब न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी घट गए हैं। सभी देशों में महामारी से पहले वाली सामान्य स्थितियां लगभग बहाल हो चुकी हैं। ज़्यादातर देशों में टीकाकरण का काम भी करीब करीब पूरा हो ही चुका है। भारत में भी आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण हो चुका है। जैसा कि दावा किया जा रहा है, 97 करोड़ लोगों को एक खुराक और 80 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। 1 करोड़ 96 लाख लोगों को तीसरी खुराक यानी बूस्टर डोज दे दी गई है। बच्चों और किशोरों के टीकाकरण का काम जोरों पर है ही, यानी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब संक्रमण के खतरे से बाहर है। इसीलिए अब सभी राज्यों ने उन पाबंदियों को हटा लिया है जो महामारी से बचाव के लिए लंबे समय तक लगी रही थीं। घरेलू उड़ान सेवाएं चल ही रही हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को और बंद रखने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। हालांकि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ही नियमित विदेशी उड़ानें शुरू करने का फैसला किया था, पर तब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से इसे टाल दिया गया था। नियमित विदेशी उड़ानें बंद रहने से विमानन और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इनसे जुड़े सेवा क्षेत्र के दूसरे कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब नियमित उड़ानें शुरू होने के बाद इन क्षेत्रों में तेजी आने के आसार बनेंगे। विमानन कंपनियां मार्च से ही विदेशी उड़ानों के पैकेज टूर बनाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल गर्मियों में
पर्यटन और विमान क्षेत्र में रौनक लौट सकेगी। 2 साल से विदेशी उड़ानें बंद रहने से इन क्षेत्रों को करीब 65 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। दिक्कत यह भी है कि अभी एयर बबल व्यवस्था के तहत जो उड़ानें संचालित हो रही हैं उनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सिर्फ 37 देशों तक ही सीमित हैं। नियमित उड़ानें शुरू होने के बाद दुनिया में कहीं भी आना जाना पहले की तरह सामान्य हो जाएगा और किराए में भी कमी आएगी। इस पर हैरानी नहीं कि ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को सतर्क रहने और निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के मामले में तय प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन लगता नहीं कि ईवीएम को निशाना बनाने की आदत थमेगी। इसकी पूरी आशंका है कि वांछित नतीजे न हासिल करने वाले दल चुनाव परिणाम बाद नए सिरे से ईवीएम को कोसने के साथ ही निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाएंगे। ध्यान रहे कि कभी-कभी तो चुनावों की घोषणा होते ही मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग होने लगती है और यह और कुछ नहीं, देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मानसिकता है। ऐसी मांग करने वालों में वे दल भी शामिल रहते हैं जो चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। ईवीएम के विरोध में कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि जब झारखंड में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा तो कहा गया कि यहाँ ईवीएम का कथित दुरुपयोग इसलिए नहीं किया गया ताकि लोगों का उस पर भरोसा कायम रहे। जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की तब मौन साध लिया गया। ऐसा ही दिल्ली और पंजाब के पिछले चुनावों के बाद भी किया गया था। ईवीएम के खिलाफ निराधार और शरारत भरे अभियान चलाने की कुछ दलों की आदत इसके बाद भी बरकरार है कि 2017 में निर्वाचन आयोग उन्हें इस मशीन में छेड़छाड़ हो सकने को साबित करने की खुली चुनौती दे चुका है। मात्र 2 दलों ने इस चुनौती में हिस्सा लिया, लेकिन उनके भी प्रतिनिधि यह कहकर लौट गए थे कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर उसे हैक किया जा सकता है। आखिर जब ईवीएम इंटरनेट से संचालित ही नहीं होती तब फिर उसे हैक कैसे किया जा सकता है? ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ हो सकने की आशंका को लेकर जितनी भी याचिकाएं उच्च न्यायालयों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई वे सभी खारिज हो गई। तथ्य यह भी है कि पहले हर विधानसभा के केवल एक बूथ पर ही ईवीएम से निकलने वाली मतदान पर्ची यानी वीवीपैट का वोटों से मिलान होता था। 2019 से यह व्यवस्था 5 बूथों पर कर दी गई और अभी तक कहीं भी ईवीएम में दर्ज वोटों और मतदान पर्चियों की संख्या में अंतर नहीं पाया गया है। चूँकि यह स्पष्ट है कि ईवीएम के रखरखाव में हुई तनिक सी भी गलती पर बात का
बतंगड़ बनाने की कोशिश होती रहेगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को और सतर्कता बरतनी होगी। स्टॉप।